नमस्कार फ्रेंड्स, रेलवे अकाडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला फ्रेंड वह एक मास्टर वीडियो होने वाला है और मैं बहुत दिनों से एक ऐसी ही वीडियो लाने की कोशिश कर रहा था और फिलहाल मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। तो बहुत मेहनत के साथ एक आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ फ्रेंड, जहाँ से आपको 80% आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे और साथ ही मैं वीडियो को इस प्रकार से बनाने का कोशिश करूँगा ताकि इस वीडियो में ही आपके सारे प्रश्न याद करवा दिए जाएँ। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और जितना मैं इसे लगन से बना रहा हूँ, आशा है आप भी इस वीडियो को उतना ही लगन से देखेंगे और उतना ही प्यार देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा अगर कमेंट कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, ताकि आपका कमेंट हमें मोटिवेशन देता है, हमें यह पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं और आगे हमें ऐसा काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कमेंट कर आप ज़रूर बताइएगा कि हाँ, हम इस प्रकार के और भी वीडियो लाएँ या नहीं लाएँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि होता ऐसा है फ्रेंड, आप 1-2 मिनट वीडियो देखकर जाते हैं, उससे ना आपका बेनिफिट्स होगा और ना मेरा बेनिफिट्स होगा। बेनिफिट्स नहीं बात है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब आप पूरी अच्छी तरीके से कोई चीज़ों को देखते हैं, कुछ उसको समझते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और समझने का कोशिश करें, सीखने का कोशिश करें। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है? सही उत्तर हो जाएगा 7। अगर हम इसकी बात करें कि कौन कौन सी मूल राशियां होती है, तो लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा मूल राशियां होती है। इसके सिवाय जितनी भी राशियां हैं वो सभी व्युत्पन्न राशियां होती है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो इसका जो मात्रक होता है फ्रेंड वो ल्यूमेन होता है। अगर बात करें ज्योति तीव्रता एक कैसी राशि है, तो यह एक कैसी राशि है, तो यह एक मूल राशि है। उसके सिवाय अगले प्रश्न की बात करें, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। अगर किलोमीटर की बात करें तो 12, अगर जैसे ही ये मीटर में हो जाएगा तो आपको 15 कर देना है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक डॉप्सन होता है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होती है? तो इसका जो वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है वो बार होता है। शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक आपका जूल हो जाएगा। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का जो मात्रक होता है फ्रेंड वह मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर मिसिंग है तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। उसके साथ ही अगर मूल राशियों की बात करें और उसकी मात्रक की बात करें, तो लंबाई का जो मात्रक होता है वह मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक आपका किलोग्राम हो जाएगा। समय का मात्रक आपका सेकेंड हो जाता है। विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर हो जाता है। ताप का मात्रक आपका केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। और इन्हीं सभी मूल राशियों से मिलकर के ही व्युत्पन्न राशियां का निर्माण किया जाता है। तो आपसे कई बार ऐसा पूछ भी लिया जाता है कि व्युत्पन्न राशियां किस पे निर्भर करती है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा मूल भौतिक राशियां। उसके साथ ही अगले प्रश्न की बात करें तो 1 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? तो 1 बार के समतुल्य होता है। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 1 पिको का मतलब ही होता है -12। तो जहाँ पर भी पिको की बात किया जाए तो आपको -12 को हमेशा याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10⁻12 ग्राम। पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो पास्कल आपका दाब का मात्रक है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बहुत दिनों के बाद एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो कोशिश यह रहेगी कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस पे प्यार दें। बहुत कम समय मिल पा रहा है फ्रेंड, ड्यूटी के कारण भी, और बहुत सी चीज़ें लाइफ में ऐसी चल रही है जिसके कारण समय कम मिल रहा है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को प्यार देने की कोशिश करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं भी एक और अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूं। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर बल कहते हैं किसको हैं, तो बल का मतलब होता है कि, सॉरी फ्रेंड थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। बल का मतलब यह होता है कि अगर हम किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं तो उसमें जो मास है और उसकी एक्सेलरेशन है, इसका जो गुणनफल होता है वह बल के बराबर होता है। यानी कि अगर हम किसी वस्तु पे 1 न्यूटन बल लगा रहे हैं और उसका वजन अगर 1 kg है, तो उस पे 1 मीटर प्रति सेकेंड का एक्सेलरेशन पैदा कर सकता है। अगला प्रश्न है, आवेग का मात्रक क्या होता है? तो आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। पारसेक की अगर बात करें तो पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ये
परसेक में 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और परसेक जो है फ्रेंड वह 2 खगोलीय दूरी के। अगला प्रश्न है आवेग का मात्रक क्या होता है? तो आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। परसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, यह एक परसेक। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, आवेग का मात्रक क्या है? तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। परसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, एक परसेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगर हम सबसे बड़ी अगर बात करें कि ब्रह्मांड की दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो परसेक होता है। कई लोग प्रकाश वर्ष भी लगा कर आ जाते हैं, लेकिन प्रकाश वर्ष सबसे बड़ी इकाई नहीं है। प्रकाश वर्ष से भी 3.262 गुना होता है एक परसेक। अगला प्रश्न है पृथ्वी के गुरुत्व और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही। अगला प्रश्न है फ्रेंड, आवेग का मात्रक क्या होता है? तो आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। परसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। अगर एक परसेक की बात करें तो एक परसेक में आपका 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। तो बहुत से लोगों को यह लग रहा होगा कि प्रकाश वर्ष सबसे बड़ी इकाई है, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड। प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई आपका परसेक हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है एंगस्ट्रम द्वारा क्या मापा जाता है? तो इसके द्वारा तरंगदैर्घ्य नापा जाता है। अगला प्रश्न है एक अश्वशक्ति कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं एक अश्वशक्ति में। अगला प्रश्न है एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोन 10 के पावर -6 मीटर या 10 के पावर -4 सेंटीमीटर या 10 के पावर -3 मिलीमीटर। जनरली आपसे पूछा जाता है एग्जाम में 10 के पावर -6 मीटर के बारे में ही, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है फ्रेंड, आप रेलवे की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब सेंटीमीटर में आपको पूछ दे तो आपको 2 कम कर देना है। अगर आपको मिलीमीटर में पूछ दे तो आपको 3 कम कर देना है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की मात्रा क्या होती है? तो यहाँ पे ओम मीटर हो जाएगा। यहीं पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ओम मीटर। अगला प्रश्न है फ्रेंड, आवेग का मात्रक क्या होता है? तो आवेग का मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। अगर देखें परसेक के बारे में अगर बात करें तो परसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक परसेक में 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। बहुत से लोगों को यह लगता है कि प्रकाश वर्ष सबसे बड़ी इकाई है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड। प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई परसेक होता है और यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी इकाई है। अगले प्रश्न को अगर देखना चाहें, एंगस्ट्रम द्वारा क्या मापा जाता है? तो एंगस्ट्रम द्वारा तरंगदैर्घ्य नापा जाता है। अगला है एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो एक माइक्रोन 10 के पावर -6 मीटर या अगर बात करें 10 के पावर -4 सेंटीमीटर या 10 के पावर -3 मिलीमीटर, ये सभी एक माइक्रोन के बराबर होता है। जनरली आपको एग्जाम में 10 के पावर -6 मीटर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रेलवे है तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत प्रतिरोधकता की यहाँ पर बात कर रहा है, ना कि प्रतिरोध की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ओम मीटर। अगला प्रश्न है रेडियन एवं अस्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? तो रेडियन एवं अस्टेरेडियन पूरक मात्रक हैं। पूरक मात्रक उस मात्रक को कहते हैं फ्रेंड जो ना तो मूल मात्रक होता है और ना ही व्युत्पन्न मात्रक होता है। ये मात्रक मूल एवं व्युत्पन्न मात्रक से अलग जो मात्रक होते हैं उसको पूरक मात्रक के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में जल का बहाव को क्यूसेक में मापा जाता है। अगला प्रश्न है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोकुलर दूरबीन का, कौन दूरबीन का? बाइनोकुलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वसा की मात्रा को मापने के लिए ब्यूटोरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश की तीव्रता हम किस में नापते हैं? तो लक्सीमीटर से प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। अगला प्रश्न है समतल कोण घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, समतल कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है और घन का जो कोण का जो मात्रक होता है वह अस्टेरेडियन होता है। और ये किस प्रकार की राशियां हैं? तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, पूरक राशियां हैं। अगला प्रश्न है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है स्टेथोस्कोप।
अब बहुत से लोगों को स्टेथोस्कोप एक नया शब्द लग रहा होगा, लेकिन जो आप डॉक्टर के गले में देखते हैं, जिसको आप सामान्य भाषा में आला के रूप में भी जानते हैं, उसी को स्टेथोस्कोप कहा जाता है और उसी का उपयोग हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कुछ अदिश राशियाँ और कुछ सदिश राशियाँ दिया हुआ है। तो जैसा कि दूरी एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, आयतन एक अदिश राशि है और एक समय एक अदिश राशि है। उसके विपरीत ही अगर बात करें तो बल एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, संवेग एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है। बहुत से लोग इसको याद करेंगे, लेकिन यह याद करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें केवल और केवल माप हो, यानी कि आप उसकी दिशा को नहीं बता सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 5 किलोमीटर दूरी, आप बोल रहे हैं कि इस स्थान से उस स्थान की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है, तो इसमें आप यह नहीं बता पा रहे हैं या आप यह बोल रहे हैं कि वह आदमी 5 किलोमीटर दूरी चला, तो इसमें आपका यह नहीं पता चल पा रहा है कि वह किस दिशा में चल रहा है, तो इसलिए एक अदिश राशि हो जाएगा। इसके विपरीत ही अगर विस्थापन की हम बात करते हैं तो विस्थापन में हम यह बोलते हैं कि वह 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, यानी कि सदिश राशियों में हमेशा और हमेशा माप और दिशा दोनों होती है। तो आप हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कुछ पूछा जाए तो आप उसमें यह देखिएगा कि क्या उसमें दिशा है या नहीं है। जैसे अगर आप उसमें दिशा फाइंड कर पा रहे हैं तो वह सदिश राशि हो जाएगा। जैसे आप द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो आपको बोला जा रहा है कि इसका जो द्रव्यमान है वो 5 kg है, तो इसका 5 kg है, यह इसमें दिशा आपको नहीं पता चल पा रहा है। जब आपको यह बोला जाता है कि अभी 5 घंटे समय हो रहे हैं, तो समय में आपको दिशा नहीं पता चल पा रहा है, तो वो सारी राशियाँ अदिश राशियाँ हो जाएगी। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है फ्रेंड, किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव को मापा जाता है? तो इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राफ। संवेग किसकी माप है? तो संवेग है वह गति की मात्रा की माप होती है। अगला प्रश्न है, मोनोमीटर का क्या उपयोग है? तो मोनोमीटर का हम लोग जो उपयोग करते हैं वह गैसों के दाब मापने में हम लोग मोनोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखें, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? तो कोणीय विस्थापन का जो आपका मात्रक होता है फ्रेंड वह होता है रेडियन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच मध्य दूरी किस मात्रक द्वारा व्यक्त की जाती है? तो बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है और हमसे भी एग्जाम में एक बार पूछा गया था। जब मैं बिहार पुलिस का एग्जाम देने गया था तो वहाँ पे ये सेम क्वेश्चन था, पूछा गया था कि पृथ्वी और सूर्य के बीच जो मध्य दूरी होती है वो किसको व्यक्त करता है? तो यह एक खगोलीय इकाई को व्यक्त करता है। अब क्योंकि लेवल थोड़ा अप हो गया है तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि इसकी जो दूरी है वह कहाँ से कहाँ के बीच में नापी जाती है। तो यह मान लीजिए आपका सन हो गया और ये आपका हो गया अर्थ, तो इसके जो केंद्र हैं ये केंद्र से दूरी मापी जाती है। तो आपको यह बताना होगा कि सरफेस से दूरी नहीं नापी जाती है, यह इसके केंद्र से, दोनों के केंद्र के बीच की से इसकी दूरी नापी जाती है। अगला प्रश्न जो है वह पूछ रहा है कि महत्वपूर्ण उपकरण एवं उसके मापन उपयोग। तो अल्टीमीटर का जो हम लोग उपयोग करते हैं वह किसी भी उड़ते हुए, अगर कोई उड़ता हुआ चीज़ है जैसे विमान ये सब है, तो उससे हम लोग ऊंचाई नापने में अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। जनरली अल्टीमीटर से हम लोग ऊंचाई ही नापते हैं। उसके साथ ही आमीटर की अगर बात करें तो आमीटर का हम लोग उपयोग जो करते हैं वो विद्युत धारा की तीव्रता को मापने के लिए करते हैं। ऑडियोमीटर, जैसा कि नाम से यहाँ पे पता चल रहा है ऑडियो, तो आपको जहाँ पे भी ऑडियो की बात आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके साथ ही देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, एरोमीटर। एयर मतलब क्या होता है? वायु। तो ये एरोमीटर से वायु और गैस का भार तथा घनत्व को मापा जाता है। तो बहुत से चीज़ों आपको शब्द से भी पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है, एनेमोमीटर। एनेमोमीटर से वायु की गति एवं शक्ति मापने का यह यंत्र है। अगला है बैरोमीटर। जैसा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वायुमंडलीय दाब को भी बार में नापा जाता है, तो आपको यह पता होना चाहिए। बार से आप इसको रिलेटेड करके याद कर लीजिए, बैरोमीटर। और बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही बात करें कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर से आपको जो मापा जाता है वह ऊष्मा की मात्रा को मापा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैलोरीमीटर बहुत से एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग जो किया जाता है वो बेलनाकार वस्तुओं का व्यास तथा गहराई मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके साथ ही अगला जो इम्पोर्टेंट है वह है फेदोमीटर। फेदोमीटर सूर्य
समुद्र की गहराई एवं नदी की गहराई नापने के लिए किया जाता है। जनरली अगर आप लोग देखते होंगे, अगर किसी समुद्र की गहराई नापना है तो इसके नीचे फैदोमीटर लगा दिया जाता है और उसी से हम लोग किसी भी समुद्र की गहराई को नापते हैं। गैल्वेनोमीटर की अगर बात करें तो गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता को नापते हैं। कई बार यह भी पूछा लिया जाता है कि गैल्वेनोमीटर से और किस चीज़ को नापते हैं, तो गैल्वेनोमीटर से किसी परिपथ में धारा है या नहीं है इसकी भी पता लगाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। गायरोस्कोप, जैसा कि आपको नाम से भी पता चल रहा है, यह घूरती हुई घूर्णन गति करती हुई वस्तु की कोणीय संवेग को यह नापता है, तो यह भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ग्रेवोमीटर गुरुत्वीय त्वरण को मापता है और हाइड्रोमीटर देखिए यहाँ पे हाइड्रो जब लग जाए तो आपको सापेक्षिक घनत्व, वस्तुओं के सापेक्षिक घनत्व, और ग्रह लग जाए, हाइग्रो लग जाए तो वायुमंडलीय आर्द्रता। इस चीज़ में बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं, तो मैं तो इसको ऐसे याद किया हूँ कि ड्रो लग जाए तो सापेक्षिक घनत्व और ग्रो लग जाए तो वायुमंडलीय आर्द्रता। तो आप लोग भी इसको ध्यान रखिएगा और यह बहुत से एग्जामों में पूछा गया है, तो आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाइड्रोफोन, जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि की माप जो है वह हाइड्रोफोन से किया जाता है। लैक्टोमीटर की अगर बात करें तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को नापा जाता है। अगर आप कहीं दूध देने जाते होंगे तो वहाँ पे जो उसकी शुद्धता दूध में डुबा करके नापता है तो वह लैक्टोमीटर से इसकी शुद्धता को नापता है। और ये जनरली क्या करता है, तो ये दूध के घनत्व को नाप करता है। तो लैक्टोमीटर का आपको कई बार काम भी पूछा जा सकता है कि लैक्टोमीटर कैसे काम करता है, तो ये दूध को घनत्व को नाप करके उसकी शुद्धता का पता लगाता है। अगला प्रश्न है टोकोमीटर। टोकोमीटर से किसी चीज़ को क्या नापते हैं, तो टोकोमीटर से किसी वस्तु की चक्रण की गति नापते हैं। कई बार इसको ऐसे नहीं लिखा गया, जनरली टोकोमीटर है वो चाल को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो गाड़ी में आप लोग देखते हैं स्पीडोमीटर वो एक तरह से टोकोमीटर ही है। तो आप लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो आपकी गाड़ी है उसका जो चाल नापता है, जो आपकी गाड़ी में जो मीटर लगा हुआ रहता है वो टोकोमीटर ही है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। और एक चीज़ और, जितने भी आपके पास ग्रुप हैं कृपया करके अगर आप शेयर कर सकते हैं, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया करके शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि मेरा मोटिवेशन यही रहेगा कि जितना ज़्यादा इस वीडियो पे व्यूज़ आएगा, जितना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, हमें पता तभी चलता है ना, जब व्यूज़ आते हैं, लोग इसको पसंद करते हैं, तभी हमको यह पता चलता है कि हमको इस टाइप का वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। रेनगेज से हम लोग क्या नापते हैं, तो वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला ये यंत्र है। रेन जैसा लगा हुआ भी है, रेन मतलब बारिश होता है, तो हम लोग रेन गेज से वर्षा कितनी हुई है इसकी मात्रा का पता लगाते हैं। स्क्रू गेज से हम लोग महीन तारों का व्यास मापने वाला यह यंत्र है। सेक्सटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सटेंट से जनरली कोणीय दूरी को नापा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से 60 डिग्री का कोण बना रहा है तो इसके बीच में ये जो ऊंचाई है इसके साथ ही हम सेक्सटेंट लगा करके किसी मीनार ये सब की ऊंचाई हम कोण के सहारे माप सकते हैं। अगला है स्फिग्नोमैग्नोमीटर। स्फिग्नोमैग्नोमीटर जनरली है वो बीपी नापने का मशीन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ध्वनियों में रुधिर दाब को मापने का उपकरण जो आपके देखते हैं वो उसका नाम जो वैज्ञानिक नाम है वो स्फिग्नोमैग्नोमीटर है। तो आप लोग इसको रिलेट करके अपने जीवन से भी याद कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर देखें तो लाउड स्पीकर का क्या काम होता है कि ध्वनि की तीव्रता को वह बढ़ा देता है। तो ध्वनि की तीव्रता को बढ़ाने वाला यंत्र हो जाएगा लाउड स्पीकर। माइक्रोमीटर, जैसा कि आप देख रहे हैं माइक्रो यानी कि छोटा, तो अति सूक्ष्म लंबाई मापने वाला यंत्र जो है वह माइक्रोमीटर हो जाएगा। ओडोमीटर से क्या नापा जाता है, तो वाहन द्वारा तय की गई जो दूरी है वह ओडोमीटर से नापा जाता है। जनरली कि आप देखते होंगे, आप जब बाइक चला रहे होंगे तो यहाँ से एक कांटा रहता है जो बताता है कि गाड़ी कितनी स्पीड चल रही है, और एक यहाँ पे लगा हुआ रहता है जो यह बताता है कि ये कितनी दूरी चल रही है। तो यहाँ पे जो लगा हुआ रहता है वो ओडोमीटर लगा हुआ रहता है, जो चाल को हमेशा एक एक सेकेंड पे बताते रहता है वो टोकोमीटर लगा हुआ रहता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ओम मीटर। ओम मीटर किस चीज़ को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत प्रतिरोध को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह ओम होता है, और प्रतिरोध को मापने वाला जो यंत्र है वह ओम मीटर है। अगला प्रश्न है ओडोमीटर। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को, ओडोमीटर है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर, तो पायरोमीटर है वो उच्च ताप युक्त पिंडों का ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और पायरोमीटर से कई बार यह भी पूछा जाता है कि पायरोमीटर से मुख्य रूप से किसका ताप नापा जाता है, तो पायरोमीटर से फ्रेंड
सूर्य का ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये किस पे काम करता है, तो विकिरण के सिद्धांत पे यह काम करता है। पॉलीग्राफ पॉलीग्राफ में आप देखते होंगे फिल्म में सब में एक चेस्ट पे लगाता है चिप टाइप का, और उससे झूठ और सच का पता लगाता है, तो उसी को हम लोग देखते हैं पॉलीग्राफ के रूप में नाम जानते हैं। तो झूठ और सच का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रडार का किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो दूर स्थित वस्तुओं की स्थिति है उसको पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। अगला है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तरंगों की तीव्रता का पता लगाने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर से गतिमान वाहन की गति को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है इलेक्ट्रॉन मीटर। इलेक्ट्रॉन मीटर से आपका विभवांतर मापने का यह यंत्र है। अगला देखते हैं, प्रक्षेप गति को द्रुततम पारस प्राप्त करने के लिए अधिकतम किस कोण की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे अगर आपको द्रुततम पारस प्राप्त करना है, यानी कि सबसे दूर अगर किसी वस्तु को आपको फेंकना है, तो आपको धरातल के साथ 45 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो यहाँ पे द्रुततम पारस प्राप्त करने के लिए आपको 45 डिग्री का कोण बनाना होगा। लेकिन अगर सबसे ऊंचाई आपको फेंकना है तो आपको 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो याद रखिएगा, अगर आपको सबसे दूर फेंकना है, यानी कि आपको द्रुततम पारस प्राप्त करना है, तो आपको 45 डिग्री, और अगर आपको सबसे ज़्यादा ऊंचाई फेंकना है तो आपको 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण पीछे हट जाती है। और यह न्यूटन का कौन सा लॉ है, वह स्टूडेंट है वो नीचे कमेंट कर बताइएगा, जिनको भी पता होगा कि क्रिया प्रतिक्रिया वाला जो नियम है वो न्यूटन के किस सिद्धांत में दिया गया है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, तो संवेग परिवर्तन की जो दर है वह बल के बराबर होती है। आप जितना ज़्यादा बल लगाएंगे संवेग उतना ही परिवर्तन होगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन के प्रथम नियम किसे प्रभाषित करता है। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है फ्रेंड, वह जड़त्व को प्रभाषित करता है। बहुत से बार यह बोला भी जाता है कि किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, तो न्यूटन का प्रथम नियम हो जाएगा। इसके साथ ही जिनको बहुत अच्छे से पता होगा वह पूरा डिटेल में न्यूटन का तीनों नियम को अच्छे तरीके से कमेंट में लिखने का प्रयास करेंगे। प्रक्षालन मशीन, यानी कि जिसको सामान्य भाषा में वॉशिंग मशीन भी कहते हैं, का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका जो कार्य है वह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित है। उसके साथ ही आप लोग बताइएगा कि जो दही से आप लोग मक्खन निकालते हैं उसमें किस सिद्धांत काम करता है। सड़क पर चलने के अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है। यह इसलिए कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, और जहाँ पे भी घर्षण कम होगा वहाँ पे चलना कठिन हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे न्यूटन के हम एक बार नियम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो गति का प्रथम नियम यह कहता है कि यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। यानी कि कोई अगर फुटबॉल ज़मीन पर रखा हुआ है तो जब तक आप उस पर ठोकर नहीं मारेंगे वह कभी भी गति नहीं प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार से अगर कोई फुटबॉल गति में है तब तक वह नहीं रुकेगा जब तक आप उसको रोकेंगे नहीं। बहुत से लोगों को यह लग रहा होगा कि मैं तो ठोकर मारता हूँ, उसके बाद फुटबॉल कुछ देर बाद रुक जाती है, लेकिन वहाँ पे एक बल काम करता है फ्रेंड, वह है घर्षण बल। साथ में वायुमंडलीय का जो वायु होता है वह भी उसमें अवरोध पैदा करता है। अगर हम निर्वात में और जहाँ पे कोई बल नहीं कार्य कर रहा है, अगर वहाँ पे किसी गतिमान फुटबॉल को अगर ठोकर एक बार फुटबॉल को मार दिया जाए तो वो फुटबॉल ज़िंदगी में कभी नहीं रुकेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। इसलिए इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। तीसरा नियम कह रहा है, तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया के नियम भी कहते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे जब कोई फायरिंग किया जाता है गोली से, तो आप देखते होंगे पीछे की ओर झटका लगता है। ये इसलिए लगता है ताकि गोली आगे जा रहा है तो वो पीछे की ओर झटका देता है, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का वहाँ पे रूल लग जाता है। कई बार आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि रॉकेट जो उड़ता है वो किसके कारण उड़ता है, तो यह भी क्रिया प्रतिक्रिया के कारण ही उड़ता है। नीचे यह गैस छोड़ता है और इसकी गति ऊपर की ओर हो जाती है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है। ऊर्जा ना तो सृजित किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। अगला है, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है। इसका कारण है वायु के घर्षण के कारण।
अगला है ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति में प्रभावी बल कौन सा है? तो अभिकेंद्रीय बल इसमें प्रभावी बल हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूध के मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना किसके कारण हो जाता है? मैंने आप लोगों से पूछा भी था। यह जो कारण है वह अपकेंद्रीय बल है। तो अपकेंद्रीय बल बहुत जगह काम करता है, जैसे दूध से अगर आपको क्रीम निकालना है वहाँ पे काम करेगा, वॉशिंग मशीन है वहाँ पे काम करेगा। अगला प्रश्न है वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो वायु प्रक्षोभ ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं। अगला है रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रॉकेट है वह संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ध्यान रखना है, रॉकेट का जब भी प्रश्न आए कि रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आपके ऑप्शन में दो चीज़ें हो सकती है। पहला तो यह हो सकता है कि न्यूटन का तृतीय नियम, या यह भी हो सकता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या यह हो सकता है कि संवेग संरक्षण का नियम। तो दोनों में से जो भी होगा आप उसे लगा लेंगे। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? तो आपको पता होगा संवेग बराबर होता है मास गुने वेलोसिटी, उसके साथ ही वेग का मान हो जाता है वो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी से अगर वेलोसिटी कट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा? तो आपका मास आ जाएगा, यानी कि आपका द्रव्यमान आ जाएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका द्रव्यमान हो जाएगा। अगला है त्वरण का सूत्र है। तो त्वरण बराबर क्या होता है? तो आपका अंतिम चाल माइनस प्रारंभिक चाल और उसके चाल में होने वाला जो परिवर्तन में होने वाला समय है उससे अगर आप डिवाइड कर देंगे तो ये आपका त्वरण का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि ए बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। अगला है तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो इसका जो मुक्त पृष्ठ होगा वह परलंबीय वक्राकार होगा। अगला अगर प्रश्न देखें हम लोग फ्रेंड, तो एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण क्या होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा और बहुत बार भी यह पूछा भी जाता है। तो एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण जो होता है वह क्या होता है? वह एक समान होता है। बहुत बार यह भी पूछ लिया जाता है कि त्वरण एक समान होता है, तो लोगों को यह लगता है कि त्वरण वहाँ पे होता भी नहीं है, लेकिन ऐसा बात नहीं है फ्रेंड। त्वरण वहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं है, त्वरण वहाँ पे मौजूद रहता है, लेकिन वह कैसा त्वरण रहता है? तो वह एक समान त्वरण रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो यह घर्षण की उपस्थिति के कारण संभव है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पलायन वेग का मतलब यह होता है फ्रेंड कि वह वेग जिससे हम किसी वस्तु को अगर उस पिंड या ग्रह से बाहर फेंके तो वह कभी लौट कर नहीं आएगा। तो अगर आप पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर का स्पीड से 2 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से अगर किसी भी पिंड को बाहर फेंकते हैं तो वह कभी भी बाहर पृथ्वी पर वापस लौट के नहीं आएगा। अगला प्रश्न है यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब को छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? तो अंतरिक्ष यान के साथ होगा उसी गति से गतिमान हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे क्यों नहीं खड़े रह सकते हैं? तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है और गुरुत्वाकर्षण के अनुपस्थिति के कारण वह अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर त्वरण के कारण नहीं गिरता है। अगला प्रश्न है एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? तो यह जो प्रभाव होगा आप केंद्रीय बल के प्रभाव के कारण। अगला है चंद्रमा के सतह पर पलायन वेग पृथ्वी के सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की जो त्रिज्या है वह पृथ्वी के त्रिज्या से कम है, इसलिए। अगला प्रश्न है भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? तो गुरुत्वाकर्षण के शून्य हो जाने के कारण ही भारहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला है एक लड़की झूले पर बैठी अवस्था में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है अगर वो लड़की खड़ा हो जाएगी तो आवर्तकाल जो हो जाएगा वो फ्रेंड वो आवर्तकाल कम हो जाएगा और झूला है वह तेजी से झूलने लगेगा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आवर्तकाल कम हो जाएगा। अगला है लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है तथा शीतकाल में तीव्र हो जाती है। बहुत सा बार यह प्रश्न पूछा भी गया है। अगला है हवा में लोहे और लकड़ी के सामान्य भार की गेंदे को एक समान ऊंचाई से गिराने पर
क्या प्रतिक्रिया होगी। तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, लोहे की गेंद है वो पहले गिरेगी। यानी कि अगर आप जब हवा में गिराएंगे तो जो भारी होगा वो पहले गिर जाएगा, जो हल्का होगा वो बाद में गिरेगा। लेकिन इसके जगह ही अगर ये सारी कंडीशन निर्वात में किया जाए तो लोहा और लकड़ी दोनों साथ साथ गिरेंगे। अगला है, पृथ्वी के किस स्थान पर पिंड का भार सर्वाधिक होता है। तो पिंड का भार वहीं पर सर्वाधिक होगा जहां पे सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण होता है। तो ये जो स्थान है वो ध्रुवों पर हो जाता है। अगला है, लिफ्ट पर बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो। अगला प्रश्न है, भूतालिकी उपग्रह के परिक्रमण अवधि कितनी होती है। भूतालिकी उपग्रह का परिक्रमण अवधि कितनी होती है। तो इसका परिक्रमण अवधि उतना ही होता है जितना पृथ्वी का होता है, 24 घंटा। अगला है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता। तो अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को अगर दुगना कर देते हैं तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण घटकर को हो जाता वो हो जाता 1/4 इसका गुरुत्वाकर्षण हो जाता। फ्रेंड, लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है। तो लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। जितनी लोलक लंबी होगी उसकी जो आपकी डोलन काल होगा वह उतना ही ज़्यादा होगा, जितनी छोटी होगी लोलक का डोलन काल उतना ही कम होगा। अगला है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम होगा पृथ्वी पर सभी वस्तुओं का जो भार है वह शून्य हो जाएगा, क्योंकि लेकिन द्रव्यमान है वो अपरिवर्तित रहेगा। बहुत से बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो थोड़ा मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूँ। जो वस्तु का जो भार होता है, भार का जो फॉर्मूला होता है वो मास गुने ग्रेविटेशन होता है। तो जैसे ही यहाँ पे g का मान 0 होता है वैसे ही आपका भार भी होता है वो 0 हो जाता है। लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, इसमें g से रिलेटेड नहीं होता है। तो हमेशा यह पूछ लिया जाता है कि अगर हम किसी पिंड को पृथ्वी से बाहर ले जाएं तो उसके भार में परिवर्तन होगा या द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। तो हमेशा भार में परिवर्तन होता है, द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, छोटी सी बात है लेकिन आपको निगेटिव करा देगा। अगला है, पृथ्वी के सतह पर g का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 1/6 होता है। और यह जो फ्रेंड है ये क्वेश्चन हमें पूछा गया था रेलवे ALP में, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जो जो चीज़ आपको कॉमन दिख रहा है यही चीज़ आपको एग्जाम में निगेटिव कराएगा, तो इससे आप लोग को सावधान रखना है। अगला है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण यह है फ्रेंड कि गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा इसके तल के अंदर रहती है। अगला है, यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका भार जो है वह अपरिवर्तित रहेगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जा रही है तो उसका भार है वह अपरिवर्तित रहता है। अगला है, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो g का मान क्या होता है। तो जब भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पे g का मान है वह बढ़ने लगता है। अगला है, चक्रीय झूलों पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है। तो इसका कारण है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के मतलब होता है फ्रेंड जो बल बाहर की ओर लगे। जब घूर्णन करते हुए कोई वस्तु पर बाहर की ओर जो बल लगता है उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और जो अंदर की ओर बल लगता है उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो इसको आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत के छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा। तो दोनों पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, लेकिन यह कब पहुंचेंगे, जब वो निर्वात वाली कंडीशन में रहेगी। अगर हवा की बात किया जाए या वायुमंडल में अगर बात किया जाए तो भारी वस्तु पहले पहुंचती है, लेकिन जनरली फिजिक्स में आदर्श की बात की जाती है तो दोनों एक साथ पहुंचेंगे। अगला है, साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक। तो साबुन के बुलबुले का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला है, स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक है वो पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला प्रश्न है, बर्फीले क्षेत्रों में शीतकालीन में जब झील के ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है तो इनके अंदर रहने वाले जलीय जीव जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी 4 डिग्री C पर सबसे अधिक घनत्व पर होता है और झील के अंदर
पानी नहीं जमता है। अगला है, नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होगी? तो जहाज समुद्र में कुछ ऊपर उठ जाता है, और यह इसलिए होता है फ्रेंड क्योंकि नदी में जो जल होता है वह उसका घनत्व कम होता है और समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए जब यहाँ पे कोई नाव या कोई जहाज जाता है तो वो थोड़ा सा घनत्व के कारण वो उठ उठ के चलता है। तो थोड़ा सा आप फिजिक्स के प्रश्नों को अगर समझना चाहेंगे तो वो थोड़ा और याद करना आसान हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखें, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार क्या होगा? तो आप लोग देखते होंगे नीचे से जब कोई पानी में बुलबुला ऊपर आता है तो धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है, तो उसका आकार जो है वो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर आप मात्रा बदलते हैं तो उसके घनत्व पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगता है? तो वायु दम में कमी हो जाने के कारण ऐसा हो जाता है फ्रेंड। अगला है, नदी के अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? तो जैसा कि मैंने आप लोग को ऊपर भी बताया था, समुद्र जल का जो घनत्व है वह नदी जल के घनत्व से अधिक होता है। अगला है, समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी के सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ रहता है, इसलिए बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला है, पृष्ठीय तनाव का कारण क्या है? तो अणुओं के मध्य जो संयोजक बल होता है उसके कारण पृष्ठीय तनाव होता है। तो आपको यह बताना है कि पृष्ठीय तनाव के कारण किसके कारण जो है वो जो वर्षा की बूंदें होती है वो गोल होती है। अगला है, बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने के कारण कौन सी मौसम दिशा को इंगित करती है? तो जब बैरोमीटर जो है जिससे हम वायुमंडलीय दाब को नापते हैं, अगर वही अचानक गिर जाता है और तो इसका मतलब यह है कि कोई तूफानी मौसम आने वाला है। इसके साथ ही जिनको यह पता होगा कि जब धीरे धीरे बैरोमीटर का पाठांक है वो ऊपर जाने लगता है तो इससे क्या पता चलता है? तो जिनको यह पता होगा वो कमेंट कर बताएंगे। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव है वो जल से कम होता है। अगला है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो आप उससे मैंने पूछा भी था, वर्षा की बूंदें क्यों गोलाकार होती है? जल के पृष्ठ तनाव के कारण यह गोलाकार होती है। अगला है, कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? यह अनुभव होता है फ्रेंड कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी होगी। कई बार आपने यह अनुभव भी किया होगा कि जब हम लोग कुआं में अगर बाल्टी डालते हैं तो जैसे ही पानी से बाल्टी ऊपर आता है एकाएक बहुत ज़्यादा उसके वेट में कमी आ जाता है। तो ये किसके कारण होता है? तो ये हो जाता है उसके अंदर एक बल लगता है जिसके कारण उसके भार में कमी देखी जा सकती है। और यह कौन से सिद्धांत के कारण होता है? तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण होता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का जो घनत्व होता है वो कम होता है। अगला प्रश्न है, लोहे का घनत्व द्वारा, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं फ्रेंड क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और मैंने इसको समझा रखा है। पौधे की जड़ों से पर्णपतियों की ओर जल का बढ़ना क्या कहलाता है? तो इसका जो कहलाता है वह किसकी तत्व कहलाता है। अगला है, स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती के ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो इसका है किसकी तत्व का गुण। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्था सर्वाधिक होती है? तो इसकी जो सबसे अधिक प्रत्यास्था होती है वो क्वार्टेज की होती है। बहुत जगह यह भी पूछ लिया जाता है कि किसकी प्रत्यास्था सबसे अधिक होती है, रबड़ की या स्टील की? तो बहुत से लोगों को लगता है कि रबड़ की होती है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रत्यास्था होती है वह स्टील की होती है। अगर उसमें भी सबसे अधिक पूछ लिया जाए तो वो क्वार्टेज की हो जाती है। अगला है, अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर आप अपमार्जक यानी कि आप धोवन सोडा मिला देते हैं तो जल का पृष्ठीय तनाव है वह घट जाता है। अगला है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो फाउंटेन पेन है वह कोष्की तत्व के सिद्धांत पे काम करता है। अगला है, समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो एक वायुमंडलीय दाब का होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल।
जल का अपेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो अपेक्षिक घनत्व सबसे अधिक बात करें तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे अधिक इसका अपेक्षिक घनत्व होता है। और आपको पता है फ्रेंड, जहाँ पे सबसे अधिक अपेक्षिक घनत्व वहीं पर सबसे कम आयतन। तो यह प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि जल के किस ताप पर सबसे कम आयतन होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे अधिक अपेक्षिक घनत्व किस ताप पे होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जहाँ पे सबसे अधिक अपेक्षिक घनत्व उसी ताप पे सबसे कम आयतन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ पश्चात जल अपने स्थान पर क्यों स्थिर हो जाता है? तो इसका कारण है श्यानता के कारण। अगला प्रश्न है, धातु की शुद्धता ज्ञात करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो धातु की शुद्धता ज्ञात करने के लिए आर्किमिडीज का सिद्धांत का हम लोग उपयोग करते हैं। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? इसका कारण है पृष्ठीय तनाव। अगला है, स्टील और रबर के अपेक्षा किसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है? तो देखिए, ये मैंने आप लोग को ऊपर भी बताया था और देखिए ये प्रश्न है वो आपको नीचे देखने को लिए मिल गया। तो स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होगी। इसको थोड़ा इसने अलग वे में लिखा है, यानी कि स्टील को ज़्यादा आपको इसकी स्टील की ज़्यादा प्रत्यास्थता होती है अपेक्षाकृत रबड़ का। बहुत से लोग इस प्रश्न में गलत करते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो वाहन में जो लुब्रिकेंट यानी कि आप लोग जो बोलते हैं, आप उसको क्या बोलते हैं, जिसको सामान्य भाषा में मोबिल भी बोलते हैं, तो गाड़ी में जो मोबिल का प्रयोग किया जाता है वो घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है, इसलिए उड़ जाते हैं। अगला है, किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसका जो इस बल को कहते हैं प्रणोद। प्रणोद इस बल को कहते हैं। अगला हम देखते हैं, रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी होती है? तो नाइट विजन जो डिवाइस होती है उसमें अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। अगला है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो जो विजुअल लाइट्स होती है उसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वह 390 से लेकर के 750 नैनोमीटर के मध्य होता है। अगला है, आंत से संबंधित रोगों के निदान के लिए किस किरण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो किरण का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड, वह एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। कीड़ों तथा क्षति पहुँचाने वाले जीवों को घर से दूर भगाने के लिए किस प्रकार के तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो तरंग का प्रयोग किया जाता है वह अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है, समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, यह किस कारण से होता है? तो यह जो होता है वह डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। अगला है, क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो किरण का प्रयोग किया जाता है वह एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। अगला हम देखें, यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग दिया हुआ है और इसके खोजकर्ता दिया हुआ है। तो गामा किरण के जो खोजकर्ता हो जाएंगे वह हेनरी बैकुरल हो जाएंगे। एक्स किरणों के जो खोजकर्ता होंगे वह हो जाएगा डब्ल्यू.सी. रोंटगन। परावैंगनिक किरणों के खोजकर्ता हो जाएंगे जोहान रिटर। दृश्य किरणों के जो खोजकर्ता हो जाएंगे वह न्यूटन हो जाएंगे। और यह प्रश्न आपको रेलवे में पूछा भी गया है, तो इसको आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है, अवरक्त किरणों के खोजकर्ता हो जाएंगे विल्सन हर्शेल। लघु रेडियो तरंगों के हेनरी हर्ट्ज। दीर्घ रेडियो तरंग के मार्कोनी। अगले प्रश्न को देखते हैं, दीर्घ रेडियो तरंगें वायुमंडल के किस परत से प्रवर्तित होती है? तो दीर्घ रेडियो तरंग है वो आयन मंडल से प्रवर्तित होती है। अगला है, कुलिज नलिका का प्रयोग कौन सी किरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो ये एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 सामान्य विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है। तो ये जो चिकित्सा में प्रयोग होता है वह गामा किरणों के प्रयोग किया जाता है। अगला अगर हम प्रश्न देखें तो बंद चूल्हे में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बंद चूल्हे में हम लोग प्रयोग करते हैं वह सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रक में एक अंतर्निर्मित स्रोत है, तो यह अवरक्त किरणों का है। अगला प्रश्न है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो
तो इसको तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसका मतलब यह होता है फ्रेंड, आपको पता होगा कि वेव इस प्रकार से कुछ चलता है, तो इसको ऊपर वाले को श्रृंग बोलते हैं और नीचे वाले जो ढाल है इसको गर्त बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है इसी को हम लोग तरंगदैर्घ्य के रूप में जानते हैं, या आप कह सकते हैं नीचे वाले की दूरी होती है उसी को हम लोग गर्त के रूप में जानते हैं। तो ये श्रृंग दो श्रृंगों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य या दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो इसको आप लोग इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पाराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? तो ये जो क्षति पहुंचती है वो पहुंचती है ओजोन परत को। अगला प्रश्न है, किसे मापन हेतु डेसिबल का प्रयोग किया जाता है? तो यह है वह ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है। अगला है, ध्वनि की स्रोत एवं परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह 16.5 मीटर हो जाएगा, लेकिन अगर एक्यूरेट रूप से बात करें तो 16.6 मीटर होता है, जैसा कि लूसेंट में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वह 343 मीटर प्रति सेकेंड होता है, लेकिन बहुत जगह आपको 332 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, जो कि आपको बहुत से बुकों में देखने को मिलेगा। इसलिए आप यह मानकर चलें कि आप यहाँ पे ध्वनि का जो वेग होता है वह 332 मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। अगला प्रश्न है, सिनेमाघर तथा बड़ा सभागारों आदि में ध्वनि के स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अनुरणन इसका कारण है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यह है फ्रेंड कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, और आपको पता है कि हम लोग जब बोलते हैं तो इससे ध्वनि निकलता है, और ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है जो कि चंद्रमा पर अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, वह जैव पद्धति जिससे प्रस्रव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सीनोग्राफी, उसको कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल तीव्रता वाला ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त होता है। कितना डेसिबल? 45 डेसिबल ध्वनि। चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है फ्रेंड कि वो पराध्वनिक तरंगे उत्पन्न करते हैं तथा उन्हीं तरंगे द्वारा निर्देशित होते हैं। अगला प्रश्न है, टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियो तरंगे। अगर हम बात करें तो साधारण बातचीत में हम लोग कितना डेसिबल उत्पन्न करते हैं? तो 30 से 40 डेसिबल। तेज़ बातचीत जब हम लोग करते हैं तो 50 से 60 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जब तेज़ संगीत या शोर हो रहा हो तो 80 डेसिबल का ध्वनि हम लोग उत्पन्न करते हैं। पेड़ पत्तों की जो सरसराहट होती है वह 10 से 20 डेसिबल। और सायरन, अगर पुलिस या एम्बुलेंस का सायरन हो तो 110 से 120 डेसिबल। जेट विमान जो आपका है वह 140 से 150 डेसिबल का ध्वनि उत्पन्न करता है। और औद्योगिक संयंत्र हैं या कारखाने हैं वह 100 से 120 डेसिबल का ध्वनि उत्पन्न करते हैं। उसके साथ ही अगर अगले प्रश्न को देखना चाहें तो टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रक में कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग में लाई जाती है? तो ये जो प्रयोग में लाई जाती है वह अवरक्त विकिरण प्रयोग में लाई जाती है। जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर में बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद जो किया जाता है वह ध्वनि गुणता के आधार पर हम लोग यह पता लगाते हैं कि किसकी ध्वनि, बांसुरी की ध्वनि क्या है और सितार की ध्वनि क्या है। तो ध्वनि गुणता यहाँ पे हो जाएगा। अगला है, जल, लोहा और नाइट्रोजन में ध्वनि वेग का आरोही क्रम क्या होगा? तो देखिए, सबसे जो आपका ध्वनि है वो धीरे चलता है नाइट्रोजन में, उसके बाद चलता है तेज चलता है जल में, और उसके बाद जो तेज चलता है वह लोहा में चलता है। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल का क्रम क्या है? तो सबसे कम आपका ध्वनि गैस में चलता है, उसके बाद जो तेज चलता है वह द्रव में चलता है, और सबसे तेज आपका ठोस में चलता है। अगला प्रश्न है, तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगला है, तापमान के घटने से ध्वनि का वेग है वह घट जाता है। जब तापमान बढ़ जाएगा तो ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा, यानी कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा, जैसे जैसे तापमान घटेगा तो ध्वनि का वेग भी घटता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर के नहीं गुजर सकती? तो ध्वनि निर्वात माध्यम से होकर के नहीं गुजर सकती। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकती है तथा ध्वनि वायु
सॉरी फ्रेंड, ध्वनि है वो धातु में सबसे अधिक तेजी से गमन कर सकती है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो स्टेथोस्कोप है फ्रेंड वह ध्वनि के प्रवर्धन के सिद्धांत पे कार्य करता है। और यह जो मेरा वीडियो है फ्रेंड वह एक टेक में बनाया जा रहा है, यानी कि मैं एक बार में ही इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी थोड़ी कहीं पे मिस्टेक होने की चांसेस है। हालांकि मैं यह कोशिश करूँगा कि मैं इस वीडियो में कोई भी ऐसी गलती ना करूँ। फिर भी फ्रेंड मैं इस पूरे मैराथन वीडियो को एक ही टेक में कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं कोशिश करना चाह रहा हूं जितना आप मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई में, मेरी भी कोशिश यह रहेगी कि मैं भी अपने क्षेत्र में उतना ही मेहनत करूं, आप लोगों के लिए उतना ही मेहनत करूं। तो चलिए आज की वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। एक्रोस्टैटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये जो अध्ययन किया जाता है वो ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? तो ध्वनि तरंगों की जो ध्रुवन की घटना है वह ध्वनि तरंगों में नहीं घटित हो सकती है। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का जो तारतम्य है फ्रेंड वह आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? तो प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों का प्रवर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। अगला है प्रस्रव तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो प्रस्रव तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और यह जो प्रश्न है मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, ये सेम प्रश्न आपका पूछा गया है लेवल 2 में, जो आपका एनटीपीसी का हुआ है उसमें सेम प्रश्न ये पूछा गया है कि श्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी से कितनी की बीच होती है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला प्रश्न है पराश्रव ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जाती है? तो कुत्ता द्वारा भी यह सुना जाता है, साथ में जो डॉल्फिन मछली होती है उसके द्वारा भी यह ध्वनि तरंगे सुनी जा सकती है। इसके साथ ही दिया हुआ है यहाँ पे एल्युमिनियम में कितना ध्वनि का चाल होता है? तो 6420। उसके साथ आपको स्टील को याद रख लेना है 5960। उसके साथ आपका जल को याद रख लेना है 1402। वायु का आप याद रख लीजिए 331। और साथ में आपको सामान्य जल का याद रख लेना है 1493। और समुद्री जल का आप याद कर लीजिए 1533। इसके सिवाय जो आप बाकी लोहा का, कांच का, हाइड्रोजन का, ये सब का आप लोग स्किप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? तो गुब्बारे का आयाम में वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है? तो वाष्पीकरण की जो दर है वह तेज हो जाता है, जिसके कारण ओस नहीं बन पाता है। अगला है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे के तापमान में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कमरे का जो तापमान है वह बढ़ जाएगा। अगला है थर्मामीटर जो 2000 डिग्री मापने हेतु उपयुक्त होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहा जाता है। और इसी से हम लोग सूर्य का भी ताप मापते हैं। फ़ारेनहाइट में जो जमने का ताप होता है वह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो पानी उबलने का जो ताप होता है वह 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेल्सियस पैमाने की बात करें तो जो इसमें बर्फ़ जमेगा वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और जो पानी उबलेगा वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलेगा। अगर केल्विन की बात करें तो 273 पे कोई बर्फ़ है वो जम जाता है, और जो पानी उबलता है वह 373 पे उबलता है। अगला बात करें परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम जो संभव ताप है उसे परम शून्य ताप कहा जाता है। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इथिलीन ग्लाइकोल का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब बर्फ पिघलेगी फ्रेंड तो उसका आयतन है वह घट जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जब पानी जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है जिसका उपयोग किसी निकाय द्वारा दाब स्वनियंत्रक करना है। अगला है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट का कार्य होता है फ्रेंड वह होता है एक समान तापमान को बनाए रखना। अगला प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु किनका उपयोग आवश्यक है? कितना तापमान आवश्यक है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान आवश्यक है। स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो अगर सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन। अगला है उबलते हुए जल की तुलना में
भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है? तो भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए उससे ज़्यादा हाथ जलता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमान कितने डिग्री पर एक सामान्य रहते हैं? तो 40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों तापमान सामान्य रहते हैं। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शीशे की छड़ को अगर आप भाप में रखेंगे तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, सर्दियों में लोहे के टुकड़े तथा लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा क्यों ठंडा लगता है? तो लकड़ी के तुलना में लोहे ऊष्मा का अधिक सुचालक होते हैं। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर वायु का तापमान बढ़ जाता है तो वो ज़्यादा जल वाष्प ग्रहण करेगा, यानी कि उसकी क्षमता पर वृद्धि देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है फ्रेंड, पदार्थ की ऊष्माधारता किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ की जो ऊष्माधारता है वह पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। अगला है, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातों अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है, क्योंकि जो बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। अगला प्रश्न है, जब जल को 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, अगर 0 से 10 के बीच अगर आपको जाना है तो बीच में आप 4 को मान लीजिए। जब 0 से 4 तक जाएंगे तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? घटेगा। लेकिन जैसे ही 4 से आप 10 के बीच में जाएंगे इसका आयतन बढ़ेगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पहले घटता है फिर बढ़ता है। अगला है, दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर दाब बढ़ाते हैं तो जल का क्वथनांक है वो आपका बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? तो ऊपर सफ़ेद और नीचे काले छाते का प्रयोग किया जाता है। जनरली ऐसा छाता आता नहीं है, लेकिन जो आइडियल छाता होना चाहिए वह ऊपर सफ़ेद होना चाहिए और नीचे काला होना चाहिए। अगला प्रश्न है, रेल की 2 पटरियों को जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है? इसलिए छोड़ी जाती है फ्रेंड, क्योंकि पटरियों का ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान बनाए रखने के लिए छोड़ी जाती है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है तो ऊपर छेद के क्षेत्रफल तथा उसमें रखे गए वजन पे। अगला प्रश्न है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक किसे नियंत्रित करता है? तो जो आपका एसी है वह आर्द्रता तथा यह तापक्रम को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, डिजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर किया जाता है? तो वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पे यह किया जाता है। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो सबसे अधिक अगर विशिष्ट ऊष्मा की बात किया जाए तो सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा आपकी जल की होती है। अगला अगर प्रश्न देखा जाए तो पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? तो यह शरीर के ताप नियंत्रण करने में सहायक होते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, अगर धूप में जाते होंगे तो बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है और आपके बॉडी के तापमान को वह मेंटेन करके रखता है, तो यह ताप नियंत्रण में सहायक होता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम क्यों महसूस होता है? हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत हो जाता है। अगला है, मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? तो यह जो ठंडा रहता है वह बाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है फ्रेंड। बिजली के बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए देखिए संवहन का क्या क्या उपयोग होता है? तो बिजली के बल्ब में लगे हुए तंतु को गलन से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। वायुमंडल का जो वायुमंडलीय संवहन द्वारा ही गर्म होती है। मोटर का जो रेडिएटर भी संवहन सिद्धांत पे ही कार्य करता है। उसके साथ ही अगर बात करें तो रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर जो बनाया जाता है वह भी संवहन के सिद्धांत के लिए ही बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, यहाँ पे होना चाहिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पक जाता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी है वो अधिक तापमान पर उबलने लगता है, ना कि कम तापमान पर उबलने लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती, इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। अगला है, ऊष्मा किसका उदाहरण है? तो ऊष्मा है वो ऊर्जा का उदाहरण है। अगला है, सीटी स्कैन कराने में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग जब सीटी स्कैन कराने जाते होंगे तो वहाँ पे एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आदर्श गैसों की
आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैसें हैं उसकी जो आंतरिक ऊर्जा है वो केवल और केवल है वह ताप पे निर्भर करता है। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण है वह समतापी प्रक्रम का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करता है? तो यह रुद्रोष्म प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, 1 किलो कैलोरी ऊर्जा कितने जूल के तुल्य है? तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा है वह 4.18 × 10⁻³ जूल कार्य के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, विकिरण के अनुप्रयोग। तो सूर्य से जो ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है वह विकिरण के माध्यम से ही पहुंचती है। पॉलिश किए हुए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते, यह भी विकिरण का ही अनुप्रयोग है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि जल का जो सबसे अधिक घनत्व होता है वो 4 डिग्री सी पर होता है। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जल का जो आपका सबसे कम आयतन होता है वह कितने डिग्री ताप पे होता है? तो वह भी आपका 4 डिग्री ताप पे ही होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो यह जो पुष्टि करता है वह ऊर्जा संरक्षण का पुष्टि करता है। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों? क्योंकि जब पानी जमता है तो वह उसका आयतन बढ़ जाता है, यानी कि वह फैल जाता है, तो जिसके कारण बोतल टूट जाती है। अगला है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? तो ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब घटते जाता है। अगला है, ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापक्रम हिमनांक से कम रहता है तथा वहाँ वातावरण भी जल वाष्प द्वारा जमकर बर्फ हो जाती है। अगला है, ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। अगला है, ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा विकिरण। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ द्वारा तापक्रम परिवर्तन किए बिना किस पदार्थ द्वारा तापक्रम परिवर्तित किए बिना द्रव्य से गैस परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अगला प्रश्न है, एक कृष्णिका यानी कि ब्लैक बॉडी किसे उत्सर्जित करता है? तो ये सभी प्रकार के तरंगधैर्य को उत्सर्जित करता है। अगला है, एथिल अल्कोहल किस तापमान पे जमता है? तो जो आपका एथिल अल्कोहल है वह 114 डिग्री सेंटीग्रेड -114 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका जमता है। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है? तो तारों के अंदर जो आपका ऊर्जा उत्पादन होता है वह नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा होती है। और नाभिकीय में भी क्या? नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन, तो नाभिकीय संलयन। अगला है, तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो तारों का रंग जो है उनका तापमान प्रदर्शित करता है। अगला है, एक बर्फ के कटोरे तथा जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखने से क्या परिवर्तन होगा? तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला है, ऊनी कपड़ों शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन एक खराब चालक है, इसलिए। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, मृगमरीचिका किसका उदाहरण है? तो मृगमरीचिका जो है वह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तो तरंगदैर्घ्य और वेग जो है जब प्रकाश वायु से कांच में जाती है तो तरंगदैर्घ्य और वेग है वो परिवर्तित हो जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति है वो नहीं परिवर्तित होती। तो कई बार यह पूछ भी लिया जाता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी ऐसी प्रकाश के गुण है वह नहीं परिवर्तित होती है? तो आवृत्ति नहीं परिवर्तित होती है। कौन सी परिवर्तित होती है? तो तरंगदैर्घ्य और वेग है वो परिवर्तित हो जाती है। अगला है,
निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो निर्वात में जो प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है वह प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। अगला है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए मुख्य रूप से अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिसको कॉनकेव मिरर भी कहते हैं। अगला है प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह सबसे अधिक होता है, जबकि बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह सबसे कम होता है। अगला है क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा की दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। अगला है वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि लाल प्रकाश का जो परिकिरणन होता है वह सबसे कम होता है, और परिकिरणन इसका सबसे कम किस लिए होता है? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो जिसका भी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा उसका परिकिरणन सबसे कम, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम उसका परिकिरणन सबसे अधिक होता है। इसीलिए आपका जो हमारा आकाश है वह बैंगनी या नीला रूप में दिखाई देता है। अगला है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। अगला है स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? क्लियर विजन के लिए, कोई भी चीज़ आपको साफ सुथरी दिखाई दे उसके लिए न्यूनतम जो दूरी होनी चाहिए वह 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडलीय द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्ण होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अगला है तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो यह जो प्रकाश किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहा है, तो यह प्रकाश तरंगों द्वारा भेजे जाते हैं। इसके साथ ही आपको यह बताना है कि ऑप्टिकल फाइबर है वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है। उसके साथ ही यहाँ पे माध्यम दिया हुआ है और माध्यम में प्रकाश की चाल दिया हुआ है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और यह जो आपका जो बात है फ्रेंड वह निर्वात में प्रकाश की चाल को बीपीएससी के पीटी में पूछा गया था, 66वीं बीपीएससी के पीटी में। कांच का जो आपका कांच में प्रकाश का जो चाल होता है वह 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जल में जो प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके साथ ही अगर रॉक साल्ट की बात करें तो 1.96 × 10⁸, तारपीन के तेल में 2.4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और नायलॉन में 1.6 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के चाल से प्रकाश गमन करती है। अगला प्रश्न है परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंख के रेटिना की तुलना की जा सकती है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे फिल्म। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं एडोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो एडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पे कार्य करता है। प्रकाश विकिरणों की प्रवृत्ति कौन सी होती है? तो तरंग और कण दोनों की तरह प्रकाश है वह आपका रिएक्ट करता है। अगला प्रश्न है किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परिवर्तित करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने एक रेड कलर का शर्ट पहना है, तो यह रेड कलर इसलिए दिखाई दे रहा है कि जो आपका कपड़ा है वह रेड कलर को परिवर्तित कर दे रहा है, यानी कि जिस कलर को वह परिवर्तित करेगा वह उसी कलर का दिखाई देगा। तो सही उत्तर हो जाएगा वह जिस कलर को परिवर्तित करता है। हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए इसका तराशने पर इसकी चमक है वो बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो सबसे कम जो गति होती है वह कांच में होती है। अगला है अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? तो यह इसलिए दिखाई पड़ता है फ्रेंड क्योंकि प्रकाश के परिकिरणन के कारण
लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसके कारण लाल रंग हमारे आँखों तक पहुँचती है। इसलिए जो सूर्य है वो लाल रंग का दिखाई पड़ता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोडेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रकाशित करना क्या कहलाता है? तो इसका ये कहलाता है रोस्टर स्कैन। अगला है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए यानी कि ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही नीला, हरा, लाल को प्राथमिक रंगों के रूप में जाना जाता है। अगला है वस्तु के त्रिविमीय यानी कि 3D प्रतिरूप को अंकित एवं पुनरावर्तित करने के लिए किस तकनीकी को प्रयोग करते हैं? तो उसको हेलोग्राफी तकनीकी का प्रयोग करते हैं। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो प्रकाश का रंग जो है उसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। अगला है पढ़ने में काम आने वाला दर्पण में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला है दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? तो पृथ्वी के सतह वक्राकार होने के कारण। अगला है दूरदर्शन के प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आवर्ती मॉड्यूलन। अगला है किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो एक समतल दर्पण की अगर आपको पूरा फिगर देखना है तो उसकी जो ऊंचाई होनी चाहिए उस व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। तो ये बहुत बार प्रश्न पूछ भी चुका है। वाहन में पृष्ठ दृष्टीय दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दृष्टिपटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? तो दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है वो वस्तु से छोटा तथा उल्टा चित्र बनता है। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा जो होती है वो नीले प्रकाश की सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक आंख के अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका कारण क्या है? इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी एवं गहराई का सही अनुमान लगाया जाना संभव है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश की प्रकीर्णन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका कारण यह है फ्रेंड कि वायु में उपस्थित जो धूल कण होते हैं उसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है वो काला दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ ही अगर दूर दृष्टि को आपको दूर करना है तो उत्तल लेंस का आपको प्रयोग करना होगा। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? तो लेंस की जो क्षमता का इकाई है वो डायप्टर होता है। इसके साथ ही यहाँ पे विभिन्न रंगों का तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है, जैसे बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य 3900 से लेकर के 4460 तक के। उसके साथ ही अगर लाल रंगों का तरंगदैर्घ्य की बात करें तो 4200 से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम के बीच होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, धूप के चश्मे की पावर क्षमता कितनी होती है? तो जो धूप का चश्मा होता है उसका पावर जो क्षमता होती है उसको हम लोग बोलते भी हैं कि 0 पावर का चश्मा है, यानी कि जो उसकी क्षमता होती है वो 0 डायप्टर होती है। अगला है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो एक जो समतल दर्पण होता है उसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। प्रसरी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो सिद्धांत है वो डॉपलर प्रभाव पे आधारित है। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो यह अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अगला है, खोजी बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो खोजी बत्ती में आपका अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार के किरणों से है? तो सभी पारदर्शी माध्यम के किरणों से रमन प्रभाव का संबंध है। अगला प्रश्न है, सीडी के पुनरुत्पादन के लिए सीडी एवं ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो इसमें जो प्रयुक्त होता है वो लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य अगर कोई वस्तु रख दी जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो उसके जो प्रतिबिंब बनेंगे फ्रेंड वह बनेंगे अनंत। इसका यह उत्तर होता है कि अगर देखिए 360 डिग्री माइनस थीटा, इसका
फॉर्मूला है। अगर ये एक सम संख्या आता है तो आप इसको एक घटा लीजिए, अगर विषम संख्या आता है तो इसमें आपको कोई भी घटाने का ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आपने कोई दो दर्पण रखा है जिसके बीच का अगर कोण 90 डिग्री बन रहा है तो आप इसको क्या करिए, 360 माइनस 90 कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 4। अब क्योंकि यह एक सम संख्या आ रहा है इसलिए आपको ये घटाना पड़ेगा, तो इसके बीच जो प्रतिबिंब बनेंगे वो 3 बनेंगे। इस प्रकार से इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। जब लाल, नीले और हरे प्रकाश पुंज एक स्थान पे पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो यह जो प्रतीत होगा वह सफ़ेद प्रतीत होगा। मानव आँख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है? तो 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 5.5 मिनट का समय लगता है। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। अगला है, चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? तो 1.3 सेकेंड में पहुंचता है। इंद्रधनुष में रंगों का सही अनुक्रम क्या है? तो बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जैसी भौतिक परिघटनाओं का होना जरूरी है। अगला है, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? तो अगर किसी प्रकाश को आपको एक बिंदु पर केंद्रित करना है तो उसके लिए आपको अवतल दर्पण का जरूरी पड़ेगा। अगर कोई प्रकाश को फैलाना है तो आपको उत्तल दर्पण का जरूरी पड़ेगा। अगला है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आँख की क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य का कौन सा किरण उत्तरदायी है? तो परावैंगनी किरणें इसके लिए उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न अगर देखना चाहे फ्रेंड, हाइड्रोजन लंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? तो हाइड्रोजन लंप का जो तंतु होता है वह टंगस्टन तथा सोडियम से निर्मित होता है। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? जब विद्युत बल्ब का तंतु यानी बल्ब जल रहा होगा तो उसका जो तापमान होता है वह 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। बिजली के बल्ब के तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा के अधिक मात्रा को परिवर्तित करती है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? तो इसका जो विशेषता यही होता है कि इसका उच्च प्रतिरोध शक्ति तथा निम्न गलनांक होता है। अगला है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? तो यह टंगस्टन का निर्मित होता है। अगला है, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा डीसी यानी कि डिस्ट धारा। अगला है, डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, यह ऊर्जा के किस प्रकार से संबंधित है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला है, कम वोल्टेज पर कार्य करने वाले विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वह अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। अगला है, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, घर में सुरक्षित सप्लाई के लिए उपयोग में लाया जाने वाला फ्यूज निम्न गलनांक वाली धातुओं का निर्मित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रांसफॉर्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला है, प्रतिवर्ती धारा को डिश धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर द्वारा आप एसी से डीसी बदल सकते हैं। अगला है, विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा आर्गन। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, मानव शरीर
का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो 10 के पावर -6 ओम के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो समान ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ साथ पारा वाष्प को भरा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मरकरी एवं नियॉन गैस को भरी जाती है। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? तो चांदी सर्वाधिक सुचालक धातु हो जाएगी। पृथ्वी के विद्युत विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने में इसकी कोई विभव परिवर्तन नहीं होता है। आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई वाला तार में ढाल दिया जाता है, तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा? इसके देखिए लंबाई को इसको क्या कर दिया जा रहा है? तो आधा कर दिया जा रहा है, यानी कि इसका प्रतिरोध है वह 1/4 हो जाएगा, 1/4। अगला है, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो कैपेसिटर यानी कि संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। विभव क्या निर्धारित करता है? तो आवेश की प्रवाह की जो दिशा है वह विभव द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी चालक के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाएंगे चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसके साथ ही कई बार यह भी पूछा जाता है कि अगर तापमान बढ़ाते हैं अर्धचालक में तब क्या होगा? तो अर्धचालक में तापमान बढ़ाने पे उसकी चालकता है वह श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो इसको उत्पन्न करने के लिए तंतु को गर्म करते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन सी है? तो युक्ति हो जाएगी फ्रेंड विद्युत मोटर। अगला है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित 2 युक्तियों का उदाहरण कौन से हैं? तो डायनेमो एवं विद्युत मोटर। जो किस पे आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित है। प्रतिवर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः आमीटर तथा वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। आमीटर से प्रतिवर्ती धारा को नापा जाता है, वहीं पर वोल्ट मीटर से विभवांतर को नापा जाता है। इसके साथ ही अगर अतिचालक का प्रतिरोध की बात करें तो अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? तो अतिचालक मतलब सुपर कंडक्टर, और सुपर कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है वह 0 होता है। अगले की बात करें तो तड़ी चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो तड़ी चालक बनाने के लिए तांबा धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न अगर देखते हैं फ्रेंड, तो सिलिकॉन, कार्बन तथा जर्मेनियम किसके उदाहरण हैं? तो यह जो उदाहरण है वह अर्धचालक के उदाहरण है। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? तो जो अर्धचालक है उसकी जो चालकता होती है वो 0 ताप पर सबसे अधिकतम होती है। और आप ध्यान रखिएगा, जब भी एक सुपर कंडक्टर बनाने की बात किया जाए तो वहाँ पे अर्धचालक का ही प्रयोग किया जाता है। अगला बात करें, परम 0 ताप पर अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो परम 0 ताप पर अर्धचालकों का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वह 0 होता है। सॉरी फ्रेंड, 0 ही यहाँ पे अनंत हो जाएगा। अगली बात करें, ऐसा पदार्थ जिससे होकर के विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अचालक। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ यहाँ पे चालकों का उदाहरण दिया हुआ है, जैसे धातु चालक हो जाएगा, अशुद्ध जल चालक हो जाएगा, पृथ्वी चालक हो जाएगा, वायु चालक हो जाएगा और ग्रेफाइट चालक हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देखने वाली यह बात है फ्रेंड कि आपका अशुद्ध जल यहाँ पे चालक है, ना कि यहाँ पे शुद्ध जल चालक है। रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल जो होता है वह आपका अचालक के श्रेणी में आता है। कांच जो है आपका अचालक हो जाएगा, चीनी मिट्टी अचालक हो जाएगा, कागज अचालक हो जाएगा, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक एवं चमड़ा है वह आपका अचालक के श्रेणी में आता है। चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? तो चुंबकीय आकर्षण शक्ति है वो चुंबक के दोनों किनारों पर सबसे अधिक होती है, और सबसे अगर कम पूछा जाए तो सबसे कम आपका बीच वाले भाग में होता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा के प्रदर्शित करती है? तो यह उत्तर एवं दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करती है। अगला है, सीजीएस पत्ती में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो इसका जो होता है मात्रक वह होता है मैक्सवेल। अगला प्रश्न है, ऐसा ताप जो लौ चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है क्यूरी ताप। अगला प्रश्न है, किस चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम होती है?
तो चुंबक की जो आकर्षण शक्ति, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो चुंबक के सबसे मध्य में आकर्षण शक्ति इसकी न्यूनतम होती है। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? तो ये लोहे के अयस्क होते हैं प्राकृतिक चुंबक। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से लटकते चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो लटकने की लंबाई पे इसका नहीं निर्भर करता है। चुंबकीय योगांतर के तल में नती सुई किस दिशा में होगी? तो यह जो होगी वह ऊर्ध्वाधर होगी। तड़ित से विद्युत वृक्षों में आग लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम हो जाता है? जब वह अधिक गर्म हो जाते हैं। अगला है, लेंज का नियम किसके अनुरूप होता है? तो लेंज का जो नियम है वो चुंबकीय फ्लक्स संरक्षण के अनुरूप होता है। कौन सा अयस्क कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है वह मैग्नेटाइट कहा जाता है। जब एक दंड चुंबक की लंबाई को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम का प्रयोग करके किसकी दिशा को ज्ञात किया जा सकता है? तो प्रेरित धारा की दिशा। अगर बाएं हाथ की बात करें तो बाएं हाथ से उसकी तो चुंबकीय के जो बाएं हाथ का नियम है उससे बल की दिशा को ज्ञात किया जाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम की खोज किसने की थी? तो हेंस क्रिश्चियन ओस्टेड के द्वारा यह खोज की गई थी। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। तो जब परिपथ में अत्यधिक धारा गुजरते हैं तो फ्यूज तार टूट जाए और परिपथ टूट जाए। तो अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए हम लोग रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही आप लोग बताइएगा कि भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का सूत्र होता है DTO, और कई बार यह पूछ भी लिया जाता है और NTPC में भी पूछा गया था कि भारी जल का परमाणु भार कितना होता है। तो जिनको भी पता होगा भारी जल का परमाणु भार वह नीचे कमेंट करके बताइएगा। जो कमेंट करेंगे सारे लोगों को हार्ट दिया जाएगा। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था गैलन टी सीबोर्ग के द्वारा। सबसे अधिक ऊर्जा किस प्रकार के विकिरण में होती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा एक्स-रे विकिरण में होती है। अगला प्रश्न अगर देखें तो अगला प्रश्न है, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पोजिट्रॉन की जो खोज की थी वह CD एडर्सन ने पोजिट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का उपयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तो किस रिएक्टर में? फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में। अगला है, तारों में अक्षय ऊर्जा होने का कारण क्या है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित हो जाना। और यह किसके द्वारा परिवर्तित होती है? तो नाभिकीय संलयन के प्रक्रिया द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडार है? तो यह जो भंडार है वह है प्लूटोनियम। हमें लगता है प्लूटोनियम नहीं है, यहाँ पे थोरियम होना चाहिए। यहाँ पे गलत दिया हुआ है प्लूटोनियम। आप लोग एक बार जरूर इसे बताइएगा कि क्या मैं सही हूँ, प्लूटोनियम ही होगा या थोरियम होगा। अगला है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम है वो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन के अभिक्रिया पे कार्य करता है। यही सिद्धांत पे आपका सूर्य भी काम करता है और उसी सिद्धांत पे आपका हाइड्रोजन बम भी काम करता है। इसके साथ आपको यह जवाब देना है कि परमाणु बम है वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला है, विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत उत्पादन के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और किस प्रकार के विद्युत उत्पादन में किया जाता है? तो नाभिकीय विद्युत उत्पादन में। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ में कौन से कण उत्सर्जित होते हैं? तो अल्फा, बीटा और गामा सूर्य में नाभिकीय संलयन द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रिय तत्वों का उपयोग किस किस चीज़ों में किया जाता है? तो अधिक उपज देने वाली बीजों के विकास में नाभिकीय रिएक्टर तत्वों का, खाद्यान्नों को विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादन एवं सब्जी फलों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों के रिसाव को पता लगाने में रेडियो सक्रिय तत्वों का उपयोग किया जाता है। अगला है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है वह ग्रेफाइट एवं भारी जल दोनों का आप लोग का
प्रयोग किया जाता है। कई बार आप लोगों से पूछ भी लिया जाता है कि नियंत्रक क्षण के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है, तो नियंत्रक क्षण के रूप में कैडमिनियम एवं बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। और मंदक के रूप में आपको ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों में अंतर है, कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। अगला है मेसोन कणों की खोज किसने की थी, तो हेडकी युकावा द्वारा मेसोन कणों की खोज की गई थी। अगला है ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है, ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थों को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं फ्रेंड। इसके बाद केमिस्ट्री का भी होगा, केमिस्ट्री का भी आप लोग को इसी वीडियो में सारा प्रश्न देखने को मिलेगा, तो वीडियो में बने रहें। कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि यह गामा किरण को उत्सर्जित करता है। अगला है भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है, तो नाभिकीय ईंधन जो पाया जाता है वह थोरियम पाया जाता है। और इसी के बारे में बात भी कर रहा था, पीछे एक जगह प्लूटोनियम दे रखा था, लेकिन मैंने बोला था कि थोरियम ही होगा। तो आप देख सकते हैं भारत में सबसे अधिक नाभिकीय ईंधन जो पाया जाता है वो थोरियम पाया जाता है। भारत में अणुबम का विकास किसने किया था, डॉक्टर राजा रमन्ना ने भारत में अणुबम का विकास किया था। अणुबम। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आणविक भट्ठी में परमाणु रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। साइलेक्ट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है, तो ये जो अणु है वह कौन सा है, तो ये अणु प्रोटॉन आपका हो जाएगा। अगला है कौन सा तत्व परमाणु ईंधन के श्रेणी में नहीं आता है, तो कैडमिनियम है वह परमाणु ईंधन के श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि जो यह कैडमिनियम है वह नियंत्रक क्षण के श्रेणी में आता है। दो नियंत्रक क्षण होते हैं, कैडमिनियम एवं बोरॉन। और बहुत बार यह सवाल आपको पूछा भी गया है, इसलिए इसको जरा ध्यान रखिएगा। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है, तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र का जो परमाणु संयंत्र है वह भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है। परमाणु बम है वह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके विपरीत जो हाइड्रोजन बम है वह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है, तो यह जो स्थित है वो नरौरा और बुलंदशहर जो उत्तर प्रदेश का है, यह दो ऐसे क्षेत्र हैं जो भूकंपीय पेटी में स्थित हैं। अगला है वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी, ऑटो होन एवं फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने। अगला है भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र और उनके स्थान, तारापुर कहाँ है, तो वह महाराष्ट्र में हो जाएगा। रावत भाटा राजस्थान में, कलकप्पन तमिलनाडु में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, ककरपारा है वह गुजरात में आपका हो जाएगा, और कैगा है वह कर्नाटक में हो जाएगा, और कुंडलकुलम है वो तमिलनाडु में, ट्रोम्बे है वो महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्त काल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अगर लंबाई को 8 गुनी कर दिया जाए या 16 गुनी कर दिया जाए तो इसका सिंपल सा मतलब है, अगर 4 गुनी कहा रहा है तो इसका आप लोग अंडर रूट कर दीजिए, अंडर रूट करिएगा तो 2 गुना हो जाएगा। अगर आपको पूछ दिया जाए 16 गुनी तो 16 को आप अंडर रूट कर दीजिए तो आपका 4 गुना हो जाएगा। तो ये हमेशा अंडर रूट होता है, तो आप यहाँ पे 4 गुनी की बात कर रहे हैं तो 4 का अगर आप अंडर रूट करेंगे तो आवर्त काल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 गुनी हो जाएगा। अगला है रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो रॉकेट है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण है वह पृथ्वी की तुलना में कम है। और कई बार पूछ लिया जाता है कि कितना कम है, तो 1/6 कम है। इसके साथ ही आप लोग बताइएगा कि चंद्रमा पर जो चंद्रमा का जो भार है वह पृथ्वी के भार का कितना है, तो यह जो भार है वह 1/81 है। अगला है शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो शुष्क बैटरी सेल में रासायनिक ऊर्जा या केमिकल ऊर्जा पाई जाती है। अगला है बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है, तो बोलोमीटर का जो उपयोग है वो तापमान को मापने में किया जाता है। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जाती है। अगला है जल का हिमनांक कितना होता है, तो जल का जो हिमनांक है वो 0 डिग्री से होता है। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उससे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य करता है, तो वह जो उसके द्वारा कार्य है वह शून्य हो जाता है। कार्य इसलिए शून्य हो जाता है फ्रेंड, उसका जो विस्थापन है वो 0 हो जाएगा, और जैसे ही विस्थापन 0 हो जाएगा आपको पता है कि F बराबर होता है कार्य बराबर होता है Fs cos थीटा। तो यहाँ पे अगर कुछ भी 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। अगला है VIGYOR स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है, तो ये जो कलर है
वह प्रकाश का जब वो वर्ण विक्षेपण होता है तो इसमें रंगों का एक कलर आता है। तो ये संबंधित है, यह प्रकाश से संबंधित है। अगला है चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है वो जड़त्व है। देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही आगे की ओर कोई झुके, कई बार यह पूछ लिया जाता है कि आखिर जड़त्व में यह कौन सा जड़त्व है। जैसे यह प्रश्न यह रहता कि चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, यह किस जड़त्व का उदाहरण है? तो जैसे ही आगे की बात करें तो आप बताएंगे गति जड़त्व, जैसे ही पीछे की बात करें आप बात करेंगे विराम जड़त्व की। अगला है न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? तो तकाशी हिरोज इसके लेखक हैं। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से यह संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? तो प्लास्टिक का जो गलनांक होता है वो फ्रेंड वह होता है -47 डिग्री सी। अगला प्रश्न है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ पर पानी की पाइपें लाइनें क्यों फट जाती है? तो इसलिए फट जाती है फ्रेंड कि पाइप में पानी जमने पर पानी का आयतन है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री की कोण बनाती है, तो प्रवर्तन कोण कितना होगा? तो जितना आपका आपतन किरण कोण बनाएगी उतना ही आपका परिवर्तित किरण भी कोण बनाएगी। तो सही उत्तर हो जाएगा 60 डिग्री। अगला है, इलेक्ट्रॉन को आप उनकी कक्षा में बांधे रखने वाला बल क्या कहलाता है? तो यह जो बल कहलाता है स्थिर विद्युत बल, जिसको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी आप लोग बोल सकते हैं। कलाई घड़ी, प्रदर्शनी युक्ति तथा पॉकेट कैलकुलेटर में द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो प्रकाश विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं इंसुलेटर, या बोल सकते हैं विद्युत रोधी। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है? तो जो सापेक्ष विद्युतशीलता होती है वो हमेशा होती है 1। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? तो जब किसी कांच की छड़ को अगर आप रेशम से रगड़िएगा तो जो कांच पर आवेश उत्पन्न होगा वह धन आवेश उत्पन्न होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सूर्य जैसी किसी तारे के नाभिकीय ईंधन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तथा अधिकांश ब्राहा पदार्थ तारे से पृथक हो जाते हैं। अगला देखते हैं, घर्षण एवं स्नेहक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ट्राइबोलॉजी। अगला है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला जो आपका है वह नई दिल्ली में स्थित है। लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एनिमेशन ऑफ रेडिएशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से एग्जामों में लेजर का पूरा रूप पूछा भी गया है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है अटकामा, पेरू में आपकी। चंद्रमा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? चंद्रा एक्स-रे दूरबीन तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पे रखा गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये जो की गई है आपकी मुंबई में की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यूरी गैगरिन गए थे, रूसी अंतरिक्ष यात्री थे और सन 1961 में गए थे। अगर बोला जाए कि उसके बाद कौन गए थे तो वो गए थे अलेक्सी लेनोव, जो अंतरिक्ष में तैरने वाले पहले व्यक्ति थे। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा, रूसी अंतरिक्ष यात्री यह भी थी, यह गई थी 1963 में। GIF का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ज्योग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। अगला है, लेजर द्वारा कौन सा विकिरण उत्पन्न होता है? तो उत्पादित विकिरण। भारत का संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का कितना प्रतिशत होता है? तो यह जो होता है वह 3% होता है। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? तो यह जो बढ़ता है वह दाब के बढ़ने के साथ बढ़ जाता है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती के ज्वाला का आकार क्या होगा? तो इसके जो ज्वाला का आकार हो जाएगा वह गोलाकार हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, एक दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो इसका गलनांक है फ्रेंड वह घट जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये जो दाब पर प्रभाव पड़ेगा वह हो जाएगा दाब बढ़ जाएगा। अगला है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है अब पराश्रव या बोल सकते हैं अल्ट्रासोनिक। अगला प्रश्न है फ्रेंड, गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? तो गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगे होती है आपकी अनुदैर्घ्य। डॉपलर प्रवाह किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रवाह आपका ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों की गति की तुलना में रेडियो तरंगों की गति कितनी होती है? तो दोनों की गति लगभग एक समान होती है। हालांकि अगर आप एग्जैक्ट बात करें तो थोड़ी सी प्रकाश तरंगे ज़्यादा तेज चलती है रेडियो तरंगे से, एकदम थोड़ी सी। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग क्या होगा? तो प्रकाश का वेग अपवर्तित होगा। इसके साथ ही अगर प्रकाश के अलावा अगर हम ध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि का वेग ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है। अगला है, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? तो ये इसको अवशोषित करता है ओजोन परत। साथ में ओजोन परत का कभी कभी सूत्र भी पूछ लेता है। तो ओजोन परत का सूत्र होता है O3 और ये कहाँ स्थित रहती है? तो ये समताप मंडल में स्थित रहती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब जो होता है वह घट जाता है। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दंत चिकित्सक जो है वह अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रकाश, रेडियो तरंगों तथा एक्स किरणों किस प्रकार के विकिरण हैं? तो यह है जो विकिरण है वह विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का जो कण का सिद्धांत था वह न्यूटन ने दिया था और बहुत बार ये सवाल पूछा भी गया है। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल प्रतिबिंब बनता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो प्रिज्म द्वारा जो जिस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है वो बैंगनी रंग है। सबसे कम अगर विचलन पूछ दिया जाए तो वो लाल रंग हो जाएगा। एक सरल दूरदर्शी में कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जाता है? तो कम से कम आपको 2 उत्तल लेंस होने चाहिए। अगला है, लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो ये हमेशा काला दिखाई देता है। अगला है, चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करते हैं? तो यह जो दिशा है वह उत्तर दिशा की ओर संकेत करते हैं। युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? रडार सुसंचन से बचाव हेतु। अगला है, शीशे के रजतन के लिए कौन से यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो वो है सिल्वर नाइट्रेट। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता? तो काला दिखाई देता। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? तो हीटर के जो तार होते हैं वो नाइक्रोम के बने होते हैं। और यह जो नाइक्रोम है ना केवल हीटर में प्रयोग किया जाता है बल्कि जहाँ जहाँ पे जैसे आपका प्रयोग किया जाएगा आयरन में प्रयोग किया जाता है, उसके साथ ही रूम हीटर में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि वहाँ जहाँ पे ताप देना है वहाँ पे नाइक्रोम का ही प्रयोग किया जाता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो यह 5 माइक्रोन से कम होता है। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये नांगल पंजाब में स्थापित किया गया है। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? तो ये होती है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। अगला प्रश्न अगर हम देखना चाहें फ्रेंड, तो घड़ी की सॉफ्टिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये काम करता है दाब विद्युत प्रभाव। स्वचालित कढ़ाई घड़ियों में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचालकों से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? तो यह स्पष्ट रूप से इसलिए ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव के द्वारा। हवाएं किस प्रकार की ऊर्जा होती है? हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो ये ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। चुंबकीय अनुनाद विविंगीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद के सिद्धांत पे। भारत की मैट्रिक प्रणाली किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ये आरंभ की गई थी सन 1957 में। ऊर्जा के स्थानांतरण का क्या कारण है? तो ऊर्जा जब भी स्थानांतरित होता है तो उसके लिए तापांतर होना जरूरी है, तो यहाँ पे तापांतर हो जाएगा।
कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा अवशोषक होता है वो काला रंग हो जाता है। और काला रंग ऐसा कहा जाता है कि सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, इसीलिए इसका रंग होता है वो काला होता है। और वहीं इसके विपरीत उजला रंग है वो सभी रंगों को परिवर्तित कर देता है। अगला है, डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग होते हैं? तो डीजल इंजन में एक भी स्पार्क प्लग नहीं होता है। परम ताप वह बिंदु होता है जहां पर सभी प्रकार की आणविक गतियां बंद हो जाती है या शून्य हो जाती है। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिला करके एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाता है तो इसका आयतन क्या रहेगा? तो इसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? तो टेलीफोन में कार्बन माइक्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचलन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? तो यह किया जाता है साइबरनेटिक्स के अंतर्गत। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन है? तो सबसे हानिकारक विकिरण है वो मनुष्य के लिए वो गामा किरणें हैं। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एरिनिको फर्मी ने प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? तो एक अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? तो ये किया जाता है द्रव्यमान को। तड़ी चालक किस धातु के बनाए जाते हैं? तो तड़ी चालक जो है वह तांबे धातु का बनाया जाता है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर बैठा है, यदि वह एक गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग है वो क्या हो जाएगी? वो घट जाएगी। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो किसी भी तारे का रंग है वो उस तारे का ताप को प्रदर्शित करता है कि तारा अगर गर्म है तो वो उस कलर का होगा, अगर ठंडा है तो ये इस कलर का होगा। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4 ग्राम। कलकप्पम क्यों प्रसिद्ध है? तो कलकप्पम है परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण प्रसिद्ध है। ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय ऊर्जा का ना तो सृजन होता है और ना ही इसका विनाश होता है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला है, एक वास्तविक गैस किस स्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो जब उस पर उच्च दाब एवं निम्न ताप दिया जाए। अगला प्रश्न है, एक आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत? तो इसका जो आयाम होता है वह नियत रहता है, यानी कि यह नहीं बदलता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंगों के साथ नहीं दर्शाई जाती है? तो यह जो है वह है व्यतिकरण। नीले कांचे की प्लेटें धूप में नीली क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। अगला है, अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ जाता है? तो जब अपमार्जक मिलाते हैं तो इसका जो पृष्ठ तनाव है वह घट जाता है। यदि तांबे के तार को दुगना बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो तांबे के तार को अगर आप दुगना कर दे रहे हैं तो इसका प्रतिरोध है वो 2 गुना हो जाना चाहिए। यहाँ पे 4 गुना लिख दिया है, मुझे यहाँ पे डाउट लग रहा है कि इसका अगर 2 गुना करते हैं तो इसका जो प्रतिरोध है वो भी 2 गुना हो जाएगा। ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? तो ईसीजी है वह हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंगों में दिखता है पर ध्वनि तरंगों में नहीं दिखता? तो ध्रुवन। ध्रुवन है वो केवल और केवल प्रकाश तरंगों में दिखता है, इसके विपरीत यह ध्वनि तरंगों में नहीं दिखता है। वायु शीतलन किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? तो गर्म एवं शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में यह अधिक उपयुक्त होता है। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप से दिखाई देता है? तो यह जो है वह दूरबीन हो जाएगा। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की एक गति का उदाहरण है? तो यहाँ पे जब भी कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गमन करता है तो उसका जो चाल होगा वो समान होगा, उसके साथ ही इसकी जो गति होगी वह परिवर्तित वेग से चलेगी, यानी कि गति परिवर्तित होती रहेगी। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो तो द्रव्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव्य है वह उबलने लगता है। समुद्र में लहरें किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? तो द्रव चलित ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा एवं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इसमें सभी प्रकार की ऊर्जा होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचंबकीय हो जाता है? तो ये हो जाता है क्यूरी तापमान पे।
किस संगीत समारोह की छतें असाधारण वक्राकार क्यों होती है? क्योंकि वह शोर का अवशोषण करती है। कोई वस्तु केवल गुरुत्वीय क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है। कौन सी ऊर्जा गिरने के दौरान स्थिर बनी रहेगी? तो कुल यांत्रिक ऊर्जा है वो स्थिर बनी रहेगी, क्योंकि जब अगर मान लीजिए यहाँ से कोई वस्तु गिर रही है और नीचे धीरे धीरे गिर रही है, तो जब यहाँ पे थी तो इसका जो कुल ऊर्जा था और केवल यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा था, लेकिन जैसे जैसे नीचे गिरती है इसकी स्थितिज ऊर्जा कमने लगती है और गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। लेकिन हमेशा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग है वह हमेशा सामान्य रहता है, यानी कि जितनी स्थितिज ऊर्जा घटेगी उतनी ही गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी और यह एक सामान्य रहेगा दोनों का जोड़। चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने इसका प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखना चाहें, किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश प्रकीर्णन की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो चंद्रशेखर वेंकट रामन को वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है, तो कार का पथ कैसा होगा? तो दीर्घवृत्तीय पथ इसका हो जाएगा। जब एक लंबे सूखे बाल को ब्रश किया जाता है तो लेटें समानता एक दूसरे से अलग हो जाती है, क्योंकि ब्रश करते समय बालों की स्थितिज ऊर्जा विद्युत आवेश प्रेरित करते हैं। यहाँ पे कुछ संस्थान दिए हुए हैं और वो कहाँ पे है यह दिया हुआ है, इसको हम लोग स्किप करते हैं, हम लोग इसको देखते हैं। विद्युत हीटर क्या से क्या में परिवर्तित करता है? तो विद्युत हीटर जो आपका है विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में प्रयोग करता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे हीटर में आप लोग लाइन देते हैं तो उष्मा देता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जब हम इसको विद्युत ऊर्जा देते हैं तो आप देखते हैं इससे आवाज़ निकलता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। डायनेमो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कार बैटरी है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फेंके गए पत्थर में जो ऊर्जा होती है वो पेशीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। वाष्प इंजन है जो उष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जलता हुआ जो कोयला है वो रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। उसके साथ ही विद्युत सेल है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत अपघटन है वह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला हम देखें, विद्युत बल्ब है वो विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। टरबाइन है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पवन चक्की है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत चुंबक है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित कर देता है। परमाणु बम है वह रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन है वह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके साथ ही यहाँ पे हमें गलत लग रहा है, माइक्रोफोन है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करता है। यहाँ पे यह होना चाहिए था कि माइक्रोफोन है वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो यहाँ पे कुछ उल्टा मुझे लग रहा है, गलती से यहाँ पे उल्टा दे दिया गया है। सितार है वह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती है वो रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत जनित रहे वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे हमने सारे फिजिक्स के प्रश्न ऑलमोस्ट देख लिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और एक कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा वीडियो लगा। और बस से इसके बाद केमिस्ट्री का लाया जाएगा, उसके बाद बायोलॉजी का लाया जाएगा और तीनों का कंबाइंड एक वीडियो दे दिया जाएगा ताकि आप एक ही वीडियो में सारे चीज़ों को कंप्लीट कर लें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते फिर किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।